अब बच्चों बारी है हमारे अगले कंसेप्ट की, जिसे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से हम पहचानते हैं। देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट की टेक्निकल डेफिनेशन की जहां तक मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है कि जब सॉलिड और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर बराबर होता है उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन से हमें यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना। यहाँ के लिए मैं आपको दूसरी डेफिनेशन दे रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि वो टेम्परेचर जब कोई लिक्विड सॉलिडिफाई होना शुरू करता है उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। वो टेम्परेचर जब कोई लिक्विड सॉलिडिफाई होना शुरू करता है। देखिए, सपोज यहाँ पर ये ग्राफ है, इधर हमने टेम्परेचर लिया, इधर हमने प्रेशर को लिया। अब ये मेरे पास कोई लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, सॉल्वेंट है, सिर्फ और सिर्फ वाटर है। सपोज इसका कोई वेपर प्रेशर होगा, जो मैंने यहाँ पर वेपर प्रेशर ले लिया, इसका वेपर प्रेशर है। अब मैं क्या करूंगा, मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। सपोज यहाँ पर टेम्परेचर आया, ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया और फिर ये लगातार सॉलिडिफाई होता रहा। यानी यहाँ पर ये लिक्विड था, यहाँ पर ये सॉलिड है। तो मैं कहूंगा कि वो टेम्परेचर जब ये लिक्विड सॉलिडिफाई होना शुरू हुआ, इसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट के नाम से पहचाना जाएगा। ये है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला दिया। नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना था, अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिलाने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और ये सॉल्यूशन बन गया। मैंने सॉल्यूशन को ठंडा करना शुरू किया, टेम्परेचर डाउन करता गया। एक कंडीशन आई जब वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया, इसे मैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहूंगा। अब आप देख सकते हो, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो गया और इसे हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से पहचानते हैं। तो हमें याद रखना है, टी नॉट क्या है, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। टी एफ क्या है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपके पास। और डेल्टा टी एफ हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एफ। यानी टी नॉट में से टी एफ को माइनस करेंगे, इसे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से पहचाना जाता है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ याद रखिएगा, वेपर प्रेशर वर्सेस फ्रीजिंग पॉइंट। ये ग्राफ इस नाम से आपके बोर्ड एग्जाम में भी इस बार आया था। कॉम्पिटिटिव में भी आपको अलग अलग ग्राफ दिखा के पूछ सकते हैं कि कौन सा ग्राफ किसके बीच में है। तो आप इस ग्राफ को यहां से याद रखिएगा। अब ये बात पाएगी कि अगर मैं यहाँ पर और ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला दूं, मिलाऊंगा तो वेपर प्रेशर और डिक्रीज हो जाएगा। और जब मैं इसको ठंडा करूंगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा कम होगा और ज्यादा डिक्रीज होगा। तो मैं कहूंगा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन का बेस्ट मेथड मेरे पास क्या है, मोलैलिटी है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, जिसे के एफ कहा जाएगा। तो मेरा फार्मूला बन गया डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। पहला फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। और अब मुझे याद रखना है के एफ के दो नाम, इसको हम एक तो कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से इसको पहचाना जाएगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहेंगे इसको। और दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको कहा जाएगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इसका नाम रहेगा। तो इस तरह से बच्चों ध्यान रखिएगा, जैसे आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में के बी आया था, उसका नाम था एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। लेकिन केएफ का नाम है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इस नाम से इसको पहचाना जाएगा। अगर मैं कहता हूं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 है, तो डेल्टा टीएफ किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू केएफ, केएफ के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों अगर आपको डिफाइन करना हो केएफ, आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो। केएफ क्या होगा, नाउ केएफ विल बी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। जो डेफिनेशन मैंने कही है उस डेफिनेशन को नोट कर लेना, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, इसे हम केएफ के नाम से पहचानेंगे। जहां तक यूनिट्स की बात है, यूनिट ऑफ केएफ, तो याद रखिएगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम, ये इस बात को हम जानते हैं। नाउ यहां से मैं लिख सकता हूं केएफ किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टीएफ अपॉन एम के बराबर। डेल्टा टीएफ यानी टेम्परेचर यूनिट केल्विन और मोलैरिटी यूनिट मोल पर किलोग्राम, और सॉल्व कर लिया तो केल्विन
किलोग्राम मोल इनवर्स, ये यूनिट हमारे पास रहेगी। इस यूनिट को मानना है, ये आप कह सकते हैं केल्विन मोलल इनवर्स, ये भी आप इसको यहाँ पर कह सकते हैं। इस तरह से डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हमें याद रख लेना है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाते हैं। इन जनरल आपसे पूछ सकते हैं कि भाई पानी 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, अगर मैं उसमें शुगर डाल दूंगा तो फ्रीजिंग पॉइंट सेम रहेगा? आप कहोगे नहीं, शुगर एक नॉन वोलेटाइल है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। आप NaCl डालते हो तो क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो इनके मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ये ग्राफ हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, ये इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, आपको आना चाहिए। अब न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना, अगर आपसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने को कहते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल में कहते हैं कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो, मतलब इस फार्मूले का यूज होना ही होना है। अगर आपको मोलैलिटी दी गई है तो इसका इस्तेमाल होना ही होना है, ध्यान रखना। मोलैलिटी की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो मोलैलिटी की जगह वेट ऑफ सॉलिड, मॉलिक्यूलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो अगर आपको वेट दिया गया है तो आपको इस फार्मूले का यूज करना ही करना है। बस न्यूमेरिकल को जरा ध्यान से देख लेना, जो भी वेट लोगे ग्राम के अंदर लोगे, इस बात को खास तौर पे ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ध्यान से सीखना। अगर आपको KF या KB, अगर आप मोलर एलिवेशन वाले न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो कई बार स्टेटमेंट में KB या KF उनके साथ लिखा होगा पर 1000 ग्राम, साथ लिखा होगा कि KB की वैल्यू पर 1000 ग्राम, या कुछ भी नहीं लिखा होगा, डायरेक्ट लिखा होगा KB। ऐसे केस में आपको ये ओरिजिनल फार्मूला जो आपको बताया था वही इस्तेमाल करना है। लेकिन कई बार क्या होगा, आपको पजल करने के लिए न्यूमेरिकल में लिखा होगा KB और KF पर 100 ग्राम। अगर KB और KF पर 100 ग्राम है तो आप 1000 की बजाय यहाँ पर क्या लेंगे? 100 लेंगे। अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट कहा है तो KF इंटू वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास एटसेट्रा। लेकिन अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट कहते तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इस तौर पे KB और KF की वैल्यू में आने वाले इस थोड़े से डाउट को अच्छे से कर लेना, सीख लेना, ऐसे इसको ध्यान रखना। अब मेरे पास एक फार्मूला ये आ गया, एक फार्मूला ये आ गया, एक फार्मूला ये आ गया। अब सामने देखो क्वेश्चन है, मैं समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। कहा गया 0.5 मोलर, मोलैलिटी, पहले ही पहुंच जाओ भाई, हो ना हो यही फार्मूला यूज होगा क्योंकि मोलैलिटी है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, अब मोलैलिटी आपको गिवन है 0.5, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है आपको 2 डिग्री, और आपसे कहा कैलकुलेट मोलर यानी KF की वैल्यू बतानी है, तो पुट द वैल्यू। डेल्टा TF 2 आ गया, ये 0.5 आ गया, KF की वैल्यू निकालनी है। हर एक बच्चा आराम से सॉल्व करके बता सकता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ये रहा क्वेश्चन। अगर आप ट्राई कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करो, इसको ट्राई करो और फिर मेरे बताए गए आंसर पे गौर करो। यहां कहा गया 9 ग्राम, ग्राम किसकी यूनिट? वेट की। तो भाई समझ जाओ कि ये फार्मूला इस्तेमाल होगा क्योंकि वेट कहा है 9 ग्राम। तो मैं लिखता हूं वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है 9 ग्राम। व्हेन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट 100 ग्राम। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है 0.93, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास KF 1.86 गिवन। बस अब बचा ही क्या? KF गिवन है, वेट गिवन है, 1000 पता ही है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, डेल्टा TF पता है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। बस इस तरह से आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। चलो नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट मार्क, इंपॉर्टेंट मार्क, ऑप्शन सामने ही। अगेन मैं फिर कहूंगा, अगर चाहते हो सीखना बहुत बेहतरीन ढंग से तो वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करो, जो भी आंसर आए फिर जो मैं मेथड बताऊंगा उसके साथ इसको चेक करो, मिलाओ। अगर आप ये सारी चीजें कर गए तो निकल गए बढ़िया से। 2 aqueous सॉल्यूशन कंटेनिंग यूरिया एंड सब्सटेंस X, यानी एक है आपका यूरिया और एक है सब्सटेंस X। 7.5 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट यानी वेट ऑफ यूरिया हो गया 7.5 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास हो गया 60, वेट ऑफ X हो गया 42.75, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया यानी वाटर 100, प्रेजेंट इन सेम टेम्परेचर यानी
यहां पर भी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 100 हो गया। फिर कहा कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स, एक्स बताना है। अब देखिए सीधा सा फार्मूला लिख लो, कहा है फ्रीजिज एट सेम टेम्परेचर, यानी जो डेल्टा टी एफ यूरिया का वही एक्स का, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये यूरिया के लिए। ऐसे यहाँ एक्स के लिए ये क्या रहेगा, दिस इज वेट, हमने पहले क्या लिखना है, के एफ लिखना है। सो आई कैन राइट हियर दिस इज के एफ इंटू वेट इंटू 1000 मॉलिक्यूलर मास वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है तो डेल्टा टी एफ सेम है, तो इन इक्वेशन को इक्वेट कर दो, यानी के एफ इंटू वेट ऑफ यूरिया इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू के एफ वेट ऑफ एक्स इंटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट। के एफ से के एफ कैंसिल आउट, 1000 से 1000 कैंसिल आउट, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी सेम है, तो हमारे पास अब बचता क्या है, वेट ऑफ यूरिया 7.5, मॉलिक्यूलर मास 60, वेट ऑफ एक्स 42.75, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। बस यहां से इसको कर लेंगे सॉल्व, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब यहां पर आएगा, इस तरह से ध्यान रखें। अब ये हमारे पास डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आपको वर्कशीट के अंदर भी दिए जाएंगे और भी लास्ट में क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट हमारा यहीं पर तैयार होगा। अब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के दौरान हम मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक बात को ध्यान रखिएगा कि अगर हम मॉलिक्यूलर मास मेजर करते हैं जहां सॉल्वेंट को कैम्फर लिया गया है, उसे रास्ट मेथड कहा जाता है। तो रास्ट मेथड को अलग से याद रख लेना कि एक ऐसा मेथड जहां हम मॉलिक्यूलर मास को मेजर करते हैं लेकिन सॉल्वेंट कैम्फर होता है, इसमें हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट उसको कहा जाता है, इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से हम इस बात को याद रखेंगे, रास्ट मेथड इसको कहा जाता है। ऐसे ये क्वेश्चन आता है, एडिशन ऑफ सॉल्ट टू द आइस मेल्ट्स आइस। अभी हमने कहा कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है जब उसके अंदर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं। और ये भी पाया गया है कि अगर आपके पास आइस बनी हुई है, सपोज ये आइस है, आइस के टुकड़े हैं, आइस बनी हुई है, अगर आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो आइस मेल्ट हो जाती है। ऐसे सब्सटेंस को जो आइस को मेल्ट करने का काम करते हैं, इन्हें हम डी आइसिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं, डी आइसिंग एजेंट कहा जाता है। तो डी आइसिंग एजेंट की डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूं याद रखना, सब्सटेंस यूज्ड टू मेल्ट द आइस, डी आइसिंग एजेंट, या एंटी फ्रीजिंग एजेंट भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली डी आइसिंग। अब देखिए क्या होता है, सपोज वाटर है, फ्रीज हो गया, तो वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना होता है। जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक NaCl डालते हैं तो ये इनके स्पेसेस के बीच में आ जाते हैं और इस वजह से इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है और इस वजह से ये वाटर मेल्ट होता है। तो क्वेश्चन है कि एडिशन ऑफ सॉल्ट ऑन द आइस मेल्ट्स आइस ड्यू टू आइस इज हीटेड, क्या हम ये आइस हीट होती है, नहीं, सॉल्ट ऑक्यूपाइड द सरफेस, ये सरफेस नहीं, ये तो उनके बीच में आ रहे हैं, सॉल्ट ऑक्यूपाइड द स्पेस, दिस इज द करेक्ट आंसर कि सॉल्ट ने बीच के स्पेस को वहां पे ऑक्यूपाई किया और इस तरह से हमारे पास ये जवाब यहाँ पर आया। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बात बनती ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉज करो, सॉल्व करो। 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर मेक सॉल्यूशन, फ्रीजिज एट, तो डेल्टा TF 1 हो जाएगा। 30 ग्राम ऑफ सेम सॉल्यूट इन 100 ग्राम विल मेक अ सॉल्यूशन दैट फ्रीजिज एट। आपके पास 15 ग्राम दिया गया है और 100 ग्राम वाटर है, KF अगर ना दिया जाए तो KF आप 1.86 अपने हिसाब से मान लेंगे। अब देखिए एक कंडीशन है, पहले हम डेल्टा TF का फॉर्मूला फर्स्ट कंडीशन में अप्लाई करें, KF वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये फार्मूला। फिर एक और कंडीशन दी है, डेल्टा TF वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू
1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास और Kf भी आएगा और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आएगा, ये कंडीशन है। अब जरा ध्यान से देखो, पहले में कहा कि डेल्टा TF 1 आ गया। देखो फ्रीजीज एट -1 का मतलब क्या हुआ, डेल्टा TF निकालो, T0 माइनस TF 0 माइनस -1 1 आएगा। KF 1.86 मान लो। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है, कितना गिवन है देखो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर गिवन है 15 ग्राम फर्स्ट केस में इंटू 1000, मॉलिक्यूलर मास नहीं है और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है 100। पुट करो तो आई कैन से मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1.86 इंटू 15 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1 इंटू 100, ये पहली कंडीशन। फिर कहा कि 30 ग्राम ऑफ सेम सब्सटेंस को जब हम वाटर के अंदर डालते हैं तो वो कितने पे फ्रीज होगा, ये हमें बताना है। यानी आपको यहाँ डेल्टा TF निकालना है, KF आपको गिवन है 1.86, वेट ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम दिया गया है इंटू 1000, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास 100 है, ये रहा। अब यहां से निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास और उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। अब इस वैल्यू को अगर आप डायरेक्ट पुट कर दें तो यू कैन सी 1.86 15 इंटू 1000 और ऊपर चला गया 100, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, 2 पे गया, ये 100 पे गया, 1000 पे गया, तो डेल्टा TF कितना है आपके पास 2। अब आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, T0 माइनस TF, डेल्टा TF 2 आ गया, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, तो TF कितना हो जाएगा -2, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, स्टेटमेंट में बताया तो हो सकता है कि ये स्टेटमेंट हाइडेड हो। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट बॉइल्स एट 100.52, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछा है कितना होगा, आपको KF गिवन है 1.86, KB गिवन है 0.52। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको सॉल्व करना। अभी तक मैं आपको जो डेफिनेशन बता चुका हूँ याद रखना, कूलेंट भी मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था। कूलेंट का मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है उसे कूलेंट कहते हैं। एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट को घटाता है, उसे हम एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। डेफिनेशन सामने है। डी-आइसिंग एजेंट बताया, ऐसा सब्सटेंस जो आइस को मेल्ट करने का काम करता है, उसको हम डी-आइसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जरूर हैं, इनको याद रखने की जरूरत होगी आपको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया सब्सटेंस विच डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट, नाउ यू हैव द आंसर। जो फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है, तो जवाब क्या होगा, एंटी फ्रीजिंग एजेंट उसको कहा जाएगा। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा विच इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट, कूलेंट जवाब आएगा, अभी आपको बता दिया। डी-आइसिंग एजेंट प्रिवेंट द आइस फॉर्मेशन, अब वो डी-आइसिंग एजेंट आइस नहीं बनने देता, क्यों नहीं बनने देता, अभी आपको बताया था, क्योंकि आइस नहीं बनने देता बिकॉज बीच में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल आ जाते हैं, इस वजह से आइस नहीं बनती। तो इस तरह से हमारा ये कंसेप्ट भी यहाँ पर फिनिश होता है। अगला कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे आगे वो रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर।